नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सप्ताह का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अब तक 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा कर फिर से सरकार का बनाने का सपना देख रही कांग्रेस की असलियत सामने आ रही है। पहले कमलनाथ ने अपने संगठन को लेकर चिंता जताई और फिर किसानों का आंकड़ा पेश कर दिया। उन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की। कमलनाथ ने संगठन की मजबूती और उपचुनाव पर मंथन के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन पूरा फोकस खुद पर और खुद के 15 महीने के काम पर रखा। अब उपचुनाव के पहले किसान राग क्या रंग लाएगा, इस पर सबकी नजर होगी। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जहां बीजेपी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी बड़ी बैठक की। बैठक राजधानी भोपाल में कमलनाथ के आवास पर हुई। उससे पहले मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस बात को छोड़िए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा दिया जब वो सीएम शिवराज से मिलने के बाद हाथ में पेन ड्राइव लहराते हुए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। उनके लिए मेरे पास ये पेन ड्राइव है। प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों का हमने कर्ज माफ किया है। मेरे पास इसके प्रमाण है पेन ड्राइव के रूप में। इसमें उन किसानों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और कितना कर्जा माफ हुआ है उसकी राशि दर्ज है। ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया, ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। आगे कमलनाथ ने कहा कि हमने पिछले 4 महीने में पूरा समय लगाकर अपने संगठन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि होने वाले उपचुनाव को मैं उपचुनाव और आम चुनाव नहीं मानता हूँ। यह चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीने का चित्र उनके सामने है, जिनमें हमने अपना परिचय दिया, अपने नीति और चरित्र का। इस बैठक में सभी 27 विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति, विधानसभा प्रभारियों से विधानसभा वार फीडबैक, आगामी रणनीति और भाजपा को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक के बाद जहां पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने संगठन की मजबूती पर सवाल खड़े किए, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपनी पार्टी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा जताया। हाल ही में झाबुआ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को जीतकर सदन में पहुंचे कांतिलाल भूरिया से जब सवाल किया गया कि कांग्रेस का उपचुनाव में प्रदर्शन कैसा होगा, तो भूरिया ने कहा कि हम पूरी 27 सीट जीतने जा रहे हैं। 27 उप क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारी रणनीति कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जवाबदारियां दी है अलग अलग, उस जवाबदारी को हम बहुमुखी निभाएंगे। और हम तो हर साल लोकसभा चुनाव बाई इलेक्शन हम जीत के आए, विधानसभा चुनाव जीत के आए, तो इसी पैटर्न पे हम चुनाव लड़ेंगे और 27 में से 25 के आसपास हम लोग जीत के आएंगे। वो सरकार वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। बैठक के दौरान पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता से कमलनाथ और कांग्रेस की जगह सच्चाई का साथ देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सौदे की राजनीति से चुनाव कितना कलंकित हुआ है। बनी हुई सरकार का सौदा किया गया, यह सब कहते हैं। क्या यह भारतीय जनता पार्टी वाले जनता से भी कहेंगे कि हमने सौदा किया है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है? यह तो नहीं कह सकते कि उन्होंने सौदा किया है। अब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। पूरी बात स्पष्ट है, इसलिए मेरे पास पेन ड्राइव है और यह पेन ड्राइव मैं सबको देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सवाल वही, यदि कमलनाथ की 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की कहानी या पेन ड्राइव पर भरोसा कर भी लिया जाए,
तो वो अब तक चुप क्यों थे? 10 दिन में कर्ज माफ़ी का वादा था, लेकिन 15 महीने में भी पूरा नहीं हुआ। 55 लाख किसानों की जगह 26 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हुआ, जैसा कि उनका दावा है। ऐसे कई सवाल हैं और जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के नाथ कमलनाथ को देना है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश चौक से। भटनागर जी, 15 महीने की सरकार, 5 महीने सरकार से गए हो गए, संगठन के चुनाव को लेकर एक रणनीति की बैठक बुलाई जाती है, अचानक से किसान कर्ज माफ़ी का जिन्न फिर निकलता है। एक पेन ड्राइव लेकर वो नमूदार होते हैं, वो कहते हैं कि ये इसमें सारे जिलेवार आंकड़े हैं, जिनको पुष्टि करना है कर ले। तो सवाल तो उन्हीं पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 10 दिन में किसान कर्ज माफ़ी की बात की थी, 15 महीने भी नहीं कर पाए और 5 महीने बाद भी अपनी सरकार की उपलब्धि बताती है, सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसकी खामियां गिना दे, तब भी कुछ समझ में आता है। क्योंकि यूरिया संकट कई जगह और मुख्यमंत्री ने एक्शन के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसान कर्ज माफ़ी में आके कांग्रेस की सुई अटक जाती है पहले दिन से अब तक। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मनोज, मुझे एक कहानी याद आ रही है जी। एक व्यापारी था और उस व्यापारी का एक शुभचिंतक था जो उसे बार बार चेताता था कि भाई धंधे का भट्टा बैठने वाला है। और व्यापारी जो है मतलब सुन के और अनसुना कर देता था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने शुभचिंतक को बुलाया कि बोले बस अब धंधे का भट्टा बैठने ही वाला है, तो आप कुछ करो। तो वो कह रहा था साहब मैं तो आपको बहुत पहले से चेता रहा था। बोले अब अगर कुछ करना है तो आप ही कर सकते हो। तो बोले तुम्हारा काम क्या सिर्फ खराब खबर देना ही है? तो कांग्रेस और कमलनाथ की हालत कुछ ऐसी ही है कि उन्हें सब कुछ पता है कि उनकी दुकान का धंधा पिट रहा है, भट्टा बैठ रहा है, लेकिन वो ऐसे समय पे मतलब कोशिश कर रहे हैं चेतने की। ऐसे समय उन्हें ध्यान आ रहा है जब मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने बाद उपचुनाव हो जाएंगे। नवंबर तक हम मान सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के अंदर विधानसभा के उपचुनाव सामने आ जाएंगे। और कांग्रेस की हालत अभी हाल ऐसी है कि वो ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर कह रहे थे कि संगठन मजबूत नहीं है, 5 महीने ऐसे ही निकल गए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि उन्हें कर्ज माफ़ी की बात करें, 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की। अब वो जो कर्ज माफ़ी की लिस्ट है उसमें 2 लाख रुपए कर्जा कितने किसानों का माफ़ हुआ? और अगर 26 लाख किसान कर्ज माफ़ी से संतुष्ट हैं तो ये हमें चुनाव के नतीजों में पता चलेगा कि ये क्या कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। और चूंकि अब कमलनाथ जी ने एक लिस्ट दी है तो मुझे लगता है कि वो जो लिस्ट में टेलीफोन नंबर और किसानों के नाम है उनसे बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें भी पता चल जाएगा कि वो किसान कितने संतुष्ट हुए और उनका कितना कर्जा माफ़ हुआ। क्योंकि ये लिस्ट की जो कहानी है ये हमने देखा था, अब कमलनाथ सरकार थी, बीजेपी ने सवाल उठाए थे, तब वो ऐसी एक लिस्ट का गट्ठर लेकर नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी गए थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री जब थे शिवराज सिंह चौहान के बंगले भी गए थे। ये लिस्टें उन्होंने तब भी बांटी थी, लेकिन तब भी वो भरोसा नहीं जगा पाए थे, क्योंकि वो किसानों की बात तो कर रहे हैं कि लिस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो उन किसानों को लाकर खड़ा कर दें कम से कम कि ये वो किसान हैं जिनका 2 लाख का कर्जा माफ। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि आप एक भी किसान ले आइए जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, उसको 2 लाख का इनाम मैं दूंगा। असल में मनोज, जमीन पर हकीकत दूसरी है। वादा किया था 2 लाख रुपए हर किसान का कर्जा माफ करने का, और कमलनाथ को पता था कि उन्होंने कर्ज माफी के नाम पर धोखा कैसे किया कि किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 800 और प्रमाण पत्र दिए हैं। वो कर्ज बैंकों ने माफ़ किए या नहीं किए ये सबसे बड़ी बात है। फिर कर्ज माफ़ होने के बाद किसान को दोबारा कर्ज मिला या नहीं मिला, मुझे लगता है कि ब्रजेश को शायद खेती किसानी के बारे में ज़्यादा आइडिया है, तो ये बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि किसान का कर्ज वास्तव में कितना माफ़ हुआ और कैसे माफ़ हुआ। ब्रजेश, और मौजूदा स्थिति में जिन किसानों के कर्जे माफ नहीं है उनके सामने क्या बड़ा संकट है और उससे कांग्रेस को कितना संकट हो सकता है? मनोज जी, किसानों का कर्ज माफ़ हुआ नहीं हुआ इसको लेके दोनों दलों के वादे और वो चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन जब ये सरकार, नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, दोबारा वो सत्ता में आए, वो कांग्रेस सरकार को गिरा के, तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया था जिससे किसान बहुत खुश हुए। मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ, उसका मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने बीमा का प्रीमियम जमा किया था, फसल बीमा का प्रीमियम जमा किया था 2200 करोड़ रुपए। हालांकि उसमें शिवराज जी सरकार का भी था पिछला, लेकिन ये कमलनाथ सरकार ने वो प्रीमियम जमा नहीं किया था। इस कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला था। बिल्कुल, शिवराज जी ने सबसे पहले शपथ लेने के बाद प्रीमियम जमा किया, उसके कारण 2,990 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए सीधे। तो इससे किसान सबसे पहले खुश हुआ कि वो वाली बात भूल गया कि उनकी कर्ज माफ़ी वाली,
तत्काल राहत उसके किसान के खाते में मिली और उस समय मिली उसको जब उसको किसानी के काम के लिए पैसे की जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। बिल्कुल। तो इस कारण ही मुझे लगता है कि ये कर्ज माफी वाला जो मुद्दा है उससे इस मुद्दे ने उसको दबा दिया है। बिल्कुल। दूसरा, कर्ज माफी की हकीकत क्या थी ब्रजेश, ये बताओ। कर्ज माफी में हकीकत जो कुछ किसानों को मिला होगा, कर्ज माफी हुई होगी, वो भी क्या है चीन चीन के बांटने वाले हालात हुए हैं कि जहाँ उनके मंत्री थे जो पावरफुल थे उन लोगों ने वहाँ क्षेत्रों में हुआ, और उसकी भी कई कहानियाँ आई हैं कि किसी के 100 रुपये माफ़ हुए, किसी के 500 रुपये माफ़ हुए, किसी को 200 रुपये माफ़ हुए, तो वो उल्टा दाव पड़ गया। 2 लाख तो कम लोगों के माफ़ हुए होंगे, जबकि वादा ये था कि 10 दिन में हम पूरा कर्ज माफ़ कर देंगे। बाद में 2 लाख की संख्या आई कि 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करेंगे, फिर बोले कि पहले छोटे किसानों का कर्ज माफ़ होगा। तो जिस तरह से सरकार उस मुद्दे से, उस वादे से पीछे हट रही थी ना, वो नुकसानदायक है। आज भी उस पूरे दावे के साथ वो चुनाव में नहीं जा सकती है कि हमने किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था कि 10 दिन में हम माफ़ कर देंगे। खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तत्कालीन राहुल गांधी, वो घोषणा करके गए थे। भटनागर जी, एक और चीज़, आज संगठन को लेके बात हुई कि चुनाव को चर्चा हुई है, लेकिन एक और जो नज़ारा हमारे संवाददाताओं ने देखा, बाकी लोगों ने भी देखा कि सारे उनके जो पूर्व मंत्री विधायकों को बाहर खड़ा कर दिया गया था और एक एक करके उनको लान से बुलाया जा रहा था। तो जो कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है, और आज ही कमलनाथ ने कहा कि हम इस प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, सब कुछ बिका हुआ है। तो ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ यही माहौल था, उनके लोग जो टूट कर गए कि उनसे बात नहीं होती थी, संवाद नहीं होता था, और आज भी होना यह था कि सामूहिक चर्चा हो जाती, सबकी बात कर ली जाती, लेकिन एक एक को बुलाया गया। यानी कि अभी भी 2 चीज़ें हैं, एक तो भरोसा कायम नहीं हो पा रहा उनको अपने साथियों पर, और दूसरा आज भी वो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की परंपरा रही है कि लीडर बेस्ड पार्टी की, लीडर ने जैसा कह दिया वैसा सबको करना है, फिर चाहे आप लाइन में खड़े रहिए चाहे लाइन में खड़े रहिए। बॉस इज ऑलवेज राइट, तो आपकी सुनने की ज़रूरत नहीं, जो बॉस ने कह दिया वही ठीक है। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है, यहाँ ये संभव नहीं है मनोज कि आप 1 to 1 बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते हो सामूहिक तौर पे। जो चीज़ मीडिया के अंदर ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कही, उन्होंने कहा कि संगठन बहुत कमज़ोर है। ये कमज़ोरी वाली बात यदि अगर आप कहोगे तो 15 महीनों में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। बिल्कुल। उसके पहले जब वो 2018 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के आए, अभी भी वो ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तो संगठन को मजबूत करने की जवाबदारी किसकी होती? निश्चित तौर पे कमलनाथ की। तो अब कमलनाथ उन सवालों का सामना कैसे करें? अभी अगर आप यही नहीं तय कर पाए, आप अपने पार्टी के लोगों को नहीं रोक पाए, अपनी पार्टी के अंदर आप लोग छोड़ के चले गए इसलिए क्योंकि आप से संतुष्ट नहीं थे। बिल्कुल। तो अब आप फेस कैसे करोगे अपने लोगों को? लेकिन वो तैयारी नहीं बता रहे, वो डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, और अगर हम नहीं चाहते तो हमारा असर उत्तर प्रदेश में मायावती या अखिलेश यादव जैसा हो जाएगा। और मायावती ने तो आज 8 उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। देखिए, मायावती ने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कमलनाथ ने ये सच बोला है कि हमारा हर्ष भी अखिलेश यादव और मायावती जैसा हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी तो उन्हीं पर है। मध्य प्रदेश में आप गौर करोगे तो 1990 के बाद से लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार जरूर रही, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस कमजोर लगातार होती रही है। दोनों बार जब दिग्विजय सिंह की सरकार बनी तो लगभग 119-20 सीटों के साथ में बीजेपी सत्ता में आई, और दोनों चुनाव 93 और 98 के भी बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि उसकी अपनी अंतर्कलह से कांग्रेस को फायदा हुआ। और अभी जो 2018 के अंदर भी हमने देखा है कि बीजेपी के असंतोष से ही कांग्रेस वहां तक पहुंच पाई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है, और वो अब उसके अपने दम पे खड़ी हो जाए, ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ब्रजेश, जो भटनागर जी कह रहे हैं कि अपने दम पे खड़ी हो जाए, लेकिन एक बड़ी सवाल कांग्रेस के सामने चुनौती तो है ही कि एक तो सबसे बड़ी चुनौती कैंडिडेटों का चयन, क्योंकि आप बार बार जयचंद और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके पास ग्वालियर चंबल में उम्मीदवार कौन होंगे? मायावती से सीख लेना चाहिए कि 8 ऐसी जगह, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 15 ऐसी सीटें जहाँ कांग्रेस के बाद बसपा का बड़ा जनाधार दिखा हमने, कई जगह उन्होंने 15 से लेकर 40,000 तक वोट उनको मिले हैं, और 2 सीटें ऐसी थी जहाँ पर नंबर 2 पर रहे। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए मैदान में। वो बीजेपी के पहले से तय है कि कौन उम्मीदवार होंगे अगर जोरा और आगर मालवा छोड़ दिया जाए, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये नहीं कर पाई है। तो ये जो पिछड़ती जा रही है, और आप एक बैठक ले रहे हैं, बैठक में कह रहे हैं कि हमको हमारा हश्र ऐसा होगा, लेकिन उस हश्र के पीछे जो कारण थे वो भी आपको बताना था कि मायावती या मुलायम सिंह के झगड़े थे, या मायावती की अपनी अंतरकलह थी, या मुलायम सिंह या उनके भाई और बेटे के झगड़े थे जिसके कारण उनकी ये गति हुई है, और मध्य प्रदेश में नेताओं की आपसी कलह के कारण ये स्थितियाँ बन रही हैं। मनोज जी, आपने सही कहा।
कि जो कांग्रेस की स्थिति अभी हुई है वो अंतर कलह के कारण हुई है। जो छत्रपों में कांग्रेस बटी हुई है, वो छत्रपों के झगड़े में कांग्रेस इस मुकाम तक पहुंच गई है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की। इन 15 महीने में संगठन को और मजबूत किया जा सकता था, लेकिन जब एक ही शख्स मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो और एक ही प्रदेश अध्यक्ष हो, तो फिर यदि मुख्यमंत्री या सरकार से कोई पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है तो वो किसके पास जाएगा? बड़ा सवाल तो ये ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस कारण असंतोष ज़्यादा पनपा। यदि वो सरकार अध्यक्ष कोई और होता, सरकार में कोई और होता, तो भाई सरकार की पीड़ा अध्यक्ष को बता सकते थे, अध्यक्ष उसकी बात रखता वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो मंत्रियों से भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, विधायकों से भी नहीं हो पा रही थी। इस कारण जो असंतोष भड़का। रही बात दूसरी कि बसपा वाकई में उस क्षेत्र में मजबूत है और बसपा के मैदान में उतरने से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा। बिल्कुल। जो बात कह रहे हैं भटनागर जी, ब्रजेश की अध्यक्ष कोई और होता है, लेकिन हमने अध्यक्षों की पीड़ा भी देखी। जो वर्तमान अध्यक्ष वो भी कह रहे थे मुझे तो भरोसे में रखा था दिग्विजय सिंह ने कि सरकार बच जाएगी। उसके पहले हमने अरुण यादव को देखा है कि उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के विधायक नारेबाजी करते थे कि इनको हटाओ, सिंधिया को अध्यक्ष बनाओ, कमलनाथ को लाओ। कांतिलाल भूरिया को भी हमने देखा है। तो अब ये जो अध्यक्ष हैं ये किसके सामने जाएं, क्योंकि दिल्ली में भी सुनवाई नहीं हो रही। अब तो जो चिट्ठी लिखता है उन पे संकट आ गया, उनको कह दिया बीजेपी से मिली भगत है। अब अगर इनमें से कोई ये कर देता है तो इनके सामने ये हो जाएगा कि आपने बीजेपी से पैसे ले लिए। हो सकता है दिग्विजय सिंह कह दें कि विधायकों को 25 करोड़ मिले थे, इनको 35, 40, 50 करोड़ मिल गए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कमलनाथ का कद इतना बड़ा है कि उनके सामने अरुण यादव या कांतिलाल भूरिया का कद इतना मायने नहीं रखता था, उनका विरोध हो सकता था। बिल्कुल। कमलनाथ को तो कांग्रेस झेल रही है बड़े आराम से। कमलनाथ कुछ करें चाहे ना करें, कम से कम अरुण यादव ने पूरे मध्य प्रदेश में दौरे किए थे, न्याय यात्रा की उन्होंने। अजय सिंह ने, अरुण यादव ने अपने स्तर पे प्रयास किए थे। कमलनाथ को हमने कब देखा पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हुए? वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, प्रदेश के बाद मुख्यमंत्री भी रह लिए, और अभी 5-6 महीने, ठीक है मान लीजिए सरकार जब गिरी भी हो गए तब कोरोना का काल था, तो कमलनाथ की उम्र के हिसाब से हम मान लेते कि नहीं। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं, लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या ये काम कमलनाथ नहीं कर सकते थे? उन्होंने कोशिश की 1-2 बार, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा आदत है नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की यही है कि चाहे अध्यक्ष हो, जो संगठन की बात कर रहा था अभी ब्रजेश जो कह रहे थे, बिल्कुल, कि संगठन मजबूत कर सकते थे। अब ये संगठन जो सालों से खोखला होता चला आ रहा है, ये कैसे जल्दी मजबूत हो सकता है? और ये सिर्फ भोपाल की बात नहीं है, ये दिल्ली से लेके भोपाल तक एक जैसी स्थिति है कांग्रेस की। हर जगह असंतोष है कांग्रेस में, नेतृत्व का संकट है, प्रभावशाली नेतृत्व पैदा कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो आखिर उपचुनाव में आप जीतोगे कैसे? अब एक जो फेस था आपके पास, जिसके दम पे आप चुनाव के अंदर युवाओं को आकर्षित कर सकते थे, जिसकी भाषण शैली सारी चीज़ें प्रभावी थी, वो भी अब वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अब आपके पास बचा क्या लड़ने के लिए? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह का जिक्र किया तो एक दिलचस्प ये संयोग भी हो सकता है, या दिग्विजय सिंह की रणनीति किसी को समझ में आए, ये तो मतलब संभव नहीं है। लेकिन विवेक तनखा उन 23 नेताओं में शामिल थे जो चिट्ठी लिखते हैं सोनिया गांधी को। उसके 2 दिन बाद दिग्विजय सिंह जबलपुर में प्रकट होते हैं। ग्वालियर में 3 दिन का बीजेपी का पॉलिटिकल शो चलता है। कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचते हैं, कल कहते हैं गद्दार हैं, वफादार हैं, हराएंगे जिताएंगे, कहानी किससे, इतने सदस्य गए नहीं। वो सब ड्रामा खत्म हो जाता है। जयवर्धन भी उस ड्रामे में मौजूद होते हैं। दिग्विजय सिंह आज ग्वालियर पहुँच जाते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि दिग्विजय सिंह एक दिन पहले पहुंच जाए वहाँ, उस धरने का नेतृत्व करते, ताकि कांग्रेस की ताकत को धार मिलती? या वो ये बताना चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ कांग्रेस और रेस्ट ऑफ दिग्विजय सिंह दोनों का फर्क वो कमलनाथ को ही बता रहे हैं और कांग्रेस को ही बता रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये फर्क तो है ही सही, क्योंकि जमीनी नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है। लेकिन दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भाग्य चाहे जैसा हो, जो भाग्य विधाता है लोकतंत्र का, उसकी निगाह से दिग्विजय सिंह अब बाहर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह अब असरदार रह गए। वो कांग्रेस संगठन के लिए असरदार हो सकते थे, कांग्रेस के गुटों को एक कर सकते थे, क्योंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लोगों को पहचानते हैं, जानते हैं, गुटों की राजनीति समझते हैं, सब करते हैं। लेकिन अब दिग्विजय सिंह अपनी अलग राह पे हैं। और जो 23 नेता, जिनमें विवेक तनखा भी शामिल है, मध्य प्रदेश से बाकी लोग भी थे, सारे सीनियर कांग्रेसी। अब उस कांग्रेस में यदि उन्हीं पर सवाल लगा दे, वो भी वो व्यक्ति खड़ा कर दे जो कांग्रेस का सर्वे सर्वा बनने वाला हो, बिल्कुल, तो अब इससे आप कांग्रेस की मनोदशा का अंदाज लगा सकते हैं।
और ये सोच सकते हैं कि आखिर कांग्रेस का भविष्य अब क्या होने जा रहा है। और एक देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो भटनागर जी आपने कही, ब्रजेश आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, देखो मध्य प्रदेश के कई सारे नेता भी अलग अलग खेमों में बटे नजर आए, कुछ सोनिया गांधी के संग, कुछ राहुल गांधी के संग। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगर नेता बेबसी जाहिर कर रहा है कि हम अखिलेश या मायावती की गति को जाएंगे, लेकिन वो एक रोड मैप नहीं दे पा रहा अपने कार्यकर्ताओं को कि 27 उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होना चाहिए। किसान कर्ज माफ़ी हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी हो, किसानों की आत्महत्या हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो एक रोड मैप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे कि अगले चुनाव का एजेंडा क्या हो। 15 साल का कार्यकाल हो, 5 महीने का शिवराज सिंह का अभी का कार्यकाल हो, या 15 महीने का खुद का कार्यकाल हो। मनोज जी, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि वो रोना रो रही है अब भी, जब चुनाव में जा रहे हैं, कि हमारी स्थिति ऐसे हो जाएगी, हम इस स्थिति से कैसे निकलें, इसके लिए क्या करें। वो पूरी बैठक में कहीं जिक्र नहीं आया। कोई कह रहा है कि संगठन कमज़ोर है, तो संगठन मजबूत कौन करेगा, आप ही करोगे ना। तो संगठन कहाँ कमज़ोर लग रहा है, कौन सी कड़ियाँ खराब हैं आपकी, उनको निकालो, उनको ठीक करो, दुरुस्त करो। आज भी आप यदि विश्वास नहीं कर रहे हो उस क्षेत्र के लोगों पे, आज भी आपको ये लग रहा है कि ये सिंधिया का आदमी है या ये कांग्रेस का आदमी है, वो कांग्रेस में आज की तारीख में है तो कांग्रेस का है ना वो, तो उस पर भरोसा करो, उसको फ्रंट पे लाओ, उससे मतलब उसको काम तो दो। बिल्कुल, आप अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे, काम दे नहीं रहे हो, मतलब सक्रियता नहीं है आपकी। और कमरे में बैठ के करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक रणनीति बनाना पड़ेगी और मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो जाहिर है जो कह रहे हैं वो तो होना ही है। बिल्कुल। भटनागर जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी अब, क्योंकि रणनीति की बात हो गई, सब कुछ हो गया, और आपने कहा कि दिग्विजय सिंह असरकार नहीं है, लेकिन वो सरदार बनने की स्थिति में नहीं है मध्य प्रदेश के, तो अब कमलनाथ के साथ रास्ता क्या बचा है कि या तो वो है कि वो लुत्फ उठा रहे हैं अपनी पोजीशन का कि ठीक है अध्यक्ष रह लिए, मुख्यमंत्री रह लिए, अब नेता प्रतिपक्ष, और 3 साल बाद सोचेंगे कि अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो बेटे की सीट है ही सही। देखिए, मान लीजिए कि अब कमलनाथ या दिग्विजय सिंह ये राजनीति के आखिरी पड़ाव पर ही हैं। हाँ, चूँकि 70 साल को क्रॉस कर चुके हैं, नहीं, भगवान इन्हें, क्योंकि कांग्रेस में तो मोतीलाल वोरा को भी ठीक है अंतरिम ना, अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, मनमोहन सिंह को सक्रिय इसलिए। राजनीति से तो वोरा जी बेचारे बाहर हैं। बिल्कुल। तो आप भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ रखे, ये सब चीज़ें मेरी कामना है। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र के अंदर आपको नया नेतृत्व उभारना जरूरी है। जो काम कमलनाथ को करना चाहिए था, जो काम दिग्विजय सिंह को करना चाहिए, नया नेतृत्व उभारने का, उसकी बजाय नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह को उभार दिया सामने, और उसी की लड़ाई कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ रही है। तो जब तक वास्तविक कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं होगी, संगठन में उसका महत्व नहीं होगा, तब तक कांग्रेस आगे बढ़ेगी कैसे। और अभी तो कांग्रेस को पूरा रोड मैप ही नहीं समझ में आ रहा अपना कि हमें आखिर किस तरह से आगे बढ़ना है। संगठन मजबूत कैसे होता है, यही कांग्रेस को पता नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका दोनों महानुभावों के इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक कांग्रेस के लिए रोड मैप की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल तो सिंधिया ने कांग्रेस को रोड पर ला दिया है, और कई सारे अंचलों में कांग्रेस मैप पे भी नहीं दिख रही है। तो अगर कांग्रेस को इस मैप पर दिखना है तो उसको रोड पर उतरना होगा, सरकार के खिलाफ एक रणनीति बनानी होगी, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा, तब वो बीजेपी के काडर का, लीडर का मुकाबला कर पाएंगे। वरना तो बंद कमरे में ऐसी रणनीतियाँ बनती रहेंगी और यही शिकवे शिकायत चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, और कांग्रेस कहीं पीछे छूटती जाएगी, और हाथ का साथ देने वाले और भी लोगों का जो कारवा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।